Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class, we have discussed about the topics percentage increase, percentage decrease, profit percent, loss percent, discount percent of article, cost price, selling price and mark price of the article. Apart from this, we have discussed about sales tax and value added tax of the article. And we have solved some question of exercise 8.2. Now today we will continue exercise 8.2 with the question based on the topic sales tax and value added tax. So let's start with question number 8 of exercise 8.2. Question number 8 is the price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. सेल्स टैक्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो क्लास में। सेल्स टैक्स किसी आर्टिकल को जब हम खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, वो टैक्स कस्टमर को ही पे करना होता है। अब वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम पे करते हैं, वो जितने परसेंट उसके ऊपर सेल्स टैक्स होता है तो जो आर्टिकल का हम कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम उस आर्टिकल को परचेज करते हैं उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे ही वो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जैसे आपसे बोला गया है कि एक टीवी है जिसका प्राइस है 13,000 रुपीज, उसके ऊपर 12% सेल्स टैक्स चार्ज किया गया है। 12% इसके ऊपर चार्ज किया गया है, मतलब अब यहाँ पे इसका 12% क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. और यदि विनोद उस टीवी को खरीद लेता है तो उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना है वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा, ये 13,000 रुपीज तो टीवी की ही प्राइस है, ये तो उसे पे करना ही है। इसी के साथ जो 12% टैक्स लग रहा है वो भी उसे पे करना है। सो द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी इज इक्वल टू रुपीज 13,000 and sales tax is equal to 12%. So selling price that is जिस प्राइस पे वो उस आर्टिकल को खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, बट जो शॉपकीपर है उस शॉपकीपर उस आर्टिकल को सेल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस वर्ड यूज किया गया है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू मार्क प्राइस into 1 plus sales tax upon 100। यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो तो उसे पे करना ही है, बट साथ ही साथ उसके साथ इसलिए प्लस साइन लगा है सेल्स टैक्स ऑफ मार्क प्राइस। तो यहाँ पे सेल टैक्स अपॉन 100 बिकॉज परसेंटेज में गिवन है इनटू मार्क प्राइस। नाउ 13,000 इज मार्क प्राइस, 1 प्लस सेल्स टैक्स की वैल्यू है 12%, सो 12 अपॉन 100। Now when we solve this terms 100 plus 12 that is 112 upon 100, और यहाँ पे जो 13,000 में जीरोस है उन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 130 इंटू 112 करेंगे तो हमें मिलेगा 14,560 रुपीज। So the required amount that Vinod will have to pay is equal to रुपीज 14,560 रुपीज। मतलब 13,000 का तो वो टीवी खरीद रहा है, बट उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज है 12%, उस 12% को भी उसे पे करना है, वो मिला के उसे टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा 14,560 रुपीज। Now question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount is given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें उसके बारे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है अरुण ने स्केट्स का एक पेयर खरीदा है, परचेज किया एक सेल में से जहाँ पे उसे 20% डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मिलने का मतलब ये होता है जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस था स्केट के पेयर के ऊपर जो मार्क प्राइस का था उससे कम करके उसने उस आर्टिकल को यानी कि स्केट्स को खरीदा है। और उसने कितना अमाउंट पे किया है, रुपीज 1600 रुपीज उसने पे किया है उस स्केट्स के लिए। हमें उसका मार्क प्राइस क्या था वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है
और सेलिंग प्राइस गिवन है बट मार्क प्राइस नहीं गिवन है, तो इस केस में हम इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में ही बताया था। यूनिटरी मेथड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनी टू वन और वन टू मेनी का यूज करते हैं। मेनी टू वन के लिए हम डिवाइड करते हैं और वन टू मेनी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। सो लेट अस अज्यूम दैट मार्क प्राइस बी 100. Let the mark price of the skates be ₹100 and discount is 20%. So 20% of ₹100 will be 20 rupees. जब हम 100 rupees का 20% फाइंड करेंगे तो यहाँ 20 upon 100 होगा। 20 upon 100 into 100 तो 100 से 100 कैंसिल। तो रुपीज में यदि हम फाइंड करें तो डिस्काउंट कितना होगा? 20 rupees. 20 rupees डिस्काउंट कब होगा? When the mark price is ₹100. Now selling price that is sale price, उसने सेल प्राइस जिस प्राइस पे उसे खरीदा है वो कितना होगा? 100 minus 20. 100 minus 20 मतलब 80 rupees में उसने खरीदा है। कब? जबकि मार्क प्राइस 100 था तब। Now if selling price is 80 rupees then mark price is 100. सेलिंग प्राइस 80 रुपीज कब है? जब मार्क प्राइस 100 रुपीज है। यूनिटरी मेथड के लिए मेनी टू वन पे जाएंगे हम। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1 देन मार्क प्राइस इज ₹100 अपॉन 80। मैंने आपको पहले ही बताया जब मेनी टू वन पे हम जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। सो वी विल डिवाइड 100 बाय दिस 80. सो 100 अपॉन 80. Now the actual selling price is given to us in the question, which is 1600 rupees. So if selling price is ₹1600 then mark price is equal to ₹100 upon 80 as it is. But यहाँ हम वन टू मैनी में जा रहे हैं तो वन टू मैनी में जाते हैं तब हम इंटू करते हैं। So we will multiply by 1600 and when we multiply by 1600 we will get ₹2000 as the mark price. Mark price की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ₹2000. Thus the mark price of the article is ₹2000. यहाँ पे आप देखेंगे 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 8 से ये 200 टाइम्स में कैंसिल होगा। So 200 into 10 that is 2000. So the mark price of these skates is equal to ₹2000. Now the last question of this exercise is I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% weight that is value added tax. यहाँ भी टैक्स पे किया है। मैंने खरीदा एक हेयर ड्रायर 5400 रुपीज में और 5400 रुपीज में टैक्स भी इंक्लूडेड है। वो टैक्स कितना परसेंट पे किया है? 8% पे किया है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। मतलब कि जो हेयर ड्रायर है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, यहाँ हमें ये फाइंड करना है। यानी कि जब हमने हेयर ड्रायर की कॉस्ट पे की है तो वो 5400 पे की है इंक्लूडिंग टैक्स। 8% टैक्स भी उसमें इंक्लूडेड है बट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर क्या है वो हमें नहीं पता है। इसमें वेट ऐड होने के पहले उसका कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमें फाइंड करना है। नाउ इसे भी हम यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मैनी टू वन एंड वन टू मैनी। Now we have to find out the original price of hair dryer. हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, तो जिसे हमें फाइंड करना है उसे हम 100 रुपीज मान लेंगे बिकॉज हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹100. Weight is equal to 8% of 100. Now 8% of 100 that is 8 upon 100 into 100. 100 and 100 will be cancelled. So 8 will remain, that is ₹8. Sale price is equal to 100 plus 8 that is 108. यानी कि जब किसी आर्टिकल का कॉस्ट 100 रुपीज है और उसके ऊपर 8% वेट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स पे कर रहे हैं, तो जब 100 रुपीज पे 8 रुपीज हम पे कर रहे हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 108 रुपीज। मतलब कि किसी
आर्टिकल का कॉस्ट यदि 100 रुपीज है तो वेट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करने पर वो टोटल कितना 108 अमाउंट होता है। पर ये अमाउंट की वैल्यू हमें यहाँ पे 5400 गिवन है, तो हमें पहले 108 से 1 पे जाना होगा, many to 1 and then 1 to many. So here if SP is rupees 108 then original price is rupees 100. यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस 108 रुपीज है तब ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज. If selling price is rupees 1 then the original price is equal to 100 upon 108, and if the selling price is 5400 rupees then the original price is rupees 100 upon 108 into 5400. सबसे पहले हम many to 1 पे आए और फिर बाद में हम 1 to many पे जाएंगे. many to 1 पे आएंगे उस केस में हम डिवाइड करेंगे और 1 to many में जाना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. When we cancel out this term and solve this terms, we get the answer as 5000 rupees. Thus the price of hair dryer before the addition of weight is equal to rupees 5000. यानी कि जब उस पे weight ऐड नहीं किया गया था तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर was rupees 5000. 5000 उसका एक्चुअल अमाउंट था और जब 8% वेट ऐड किया गया तब उसका टोटल प्राइस हो गया है 5400 रुपीज. इस एक्सरसाइज में हमने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड to the lender regularly every year or half year on the same interest, we call it a simple interest. यानी कि जब किसी लैंडर को, जिससे हम पैसे उधार लेते हैं, उसे लैंडर कहा जाता है. तो जब हम लैंडर को रेगुलर इंटरवल पे सेम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू द लैंडर रेगुलरली एवरी ईयर और हाफ ईयर ऑन द सेम इंटरेस्ट, वी कॉल इट सिंपल इंटरेस्ट. जब रेगुलरली हाफ ईयर में या फुल ईयर में, एवरी ईयर में हम सेम अमाउंट ही पे करते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. In other words, interest is said to simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period. यानी कि यदि हमने लोन पीरियड में एक ही प्रिंसिपल रखा है, सेम प्रिंसिपल ही पे ही हम यदि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. सपोज मैंने किसी से 1000 रुपीज उधार लिए हैं, उसके ऊपर यदि मैं एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट पे करती हूँ, 10% इंटरेस्ट मतलब 1000 पे 10% तो 100 रुपीज हो जाता है. तो एवरी ईयर मैं सपोज 100 रुपीज ही पे कर रही हूँ तो यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा. और यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहेंगे, जो मैंने मनी बोरो किया है. मनी कितना बोरो किया है 1000, वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है. एवरी ईयर इट इज 1000 ओनली. तो उस केस में इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है. नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. आप ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं. सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल दैट इज द मनी वी बोरोड, R is the rate of interest on which we have borrowed the money, and T is the time, that is time period for which we have borrowed the money. Now amount is the total sum of money which we pay after the loan period. Amount क्या होता है, जितना भी आपका लोन पीरियड है उसमें आपने टोटल कितने रुपीस पे कर दिए हैं वो आपका टोटल अमाउंट कहलाता है. और ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल, यानी कि जो आपने प्रिंसिपल उधार लिया है, जो मनी आपने बोरो किया है वो तो आपको पे करना ही है, उसी के साथ साथ आपने उसमें सिंपल इंटरेस्ट पे किया है. सो द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम किसी से मनी बोरो कर रहे हैं और हर साल में जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल चेंज हो जाने का मतलब क्या है? आपने 1000 रुपीज किसी से बोरो किए हैं, बट वो नेक्स्ट ईयर में 1000 रुपीज तो प्रिंसिपल रहेगा, बट 1 ईयर का जो इंटरेस्ट था वो भी जब उसमें ऐड हो जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है। अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होता है वो बढ़ जाता है। इस केस में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इफ द बोरोअर and the lender agree to fix up a certain interval of time, say a year or a half year or a quarter of a year, etc., so that the amount at the end of interval becomes the principal for the next interval, then the total interest over all the interval calculated in this way is called the compound interest. अब यहाँ पे क्या होता है? जो टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड जो है वो ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टर ऑफ द ईयर भी हो सकता है। मतलब हर 3 महीने में भी आपको इंटरेस्ट पे करना हो सकता है। तो यहाँ पे जो बोरोअर और लैंडर होते हैं, बोरोअर मतलब कि जिसने पैसे उधार लिए हैं और लैंडर मतलब जिसने पैसे उधार दिए हैं, ये दोनों मिलके एक फिक्स अमाउंट पे कर डिसाइड कर लेते हैं कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इतना टाइम पीरियड रहेगा, और जो कैलकुलेशन रहेगा वो टाइम इंटरवल किस अकॉर्डिंग होगा? या तो वो ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टर ऑफ अ ईयर भी हो सकता है। तो जब ये टाइम इंटरवल का एंड होता है, सपोज किसी ने हाफ ईयरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो जैसे ही हाफ ईयर मतलब कि 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो 6 मंथ्स कंप्लीट होने पे प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल चेंज हो जाता है मतलब कि प्रीवियस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाता है? लास्ट वाला जो मनी बोरो किया था उसका अमाउंट, यहाँ पे हमने जो ये अमाउंट कैलकुलेट किया था, ये अमाउंट नेक्स्ट इंटरवल के लिए अब प्रिंसिपल बन जाता है। सो इन दिस केस द इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अब जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ऑल्सो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब यहाँ भी यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ये कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम अमाउंट में से मतलब टोटल मनी हमने जितना पे किया है उसमें से हम प्रिंसिपल मतलब कि हमने जो बोरो किया था उससे माइनस कर देते हैं। उस केस में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था टाइम इंटरवल जो होता है वो ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मतलब कि ईयरली, जब हम ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास P, दैट इज प्रिंसिपल मनी विच वी हैव बोरोड, 1 plus R, R is the rate of interest and N is time period, for number of years we have borrowed the money। यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को। And if we want to calculate the compound interest, then compound interest is equal to A minus P, and A minus P, that is this value minus P। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? P 1 plus R upon 100 to the power n, और इसमें से हम P माइनस करेंगे तो P इस पूरी टर्म में भी है और नेक्स्ट टर्म में भी है। उस P को जब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा? ओनली दिस टर्म 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस P तो कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? ओनली 1। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट where P is principal, R is rate of interest and N is time period.
यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब ईयरली या एनुअली हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 2n। अब यहाँ पे एक डिफरेंट केस है। डिफरेंट केस क्या है कि इंटरेस्ट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है। हाफ ईयरली मतलब हर हाफ ईयर में, दैट इज 6 मंथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हाफ ईयरली जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइम जो हो जाता है वो n की प्लेस पे 2n आ जाएगा और रेट जो होता है वो हाफ हो जाएगा, बिकॉज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो एनुअली पर एनम से देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में होता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी हाफ ईयरली हो रही है, इसलिए इस केस में रेट हाफ हो जाता है और टाइम जो होता है 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम टाइम को डबल कर देते हैं। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे r की प्लेस पे r अपॉन 2 लिखना है और जो n था उसकी प्लेस पे 2n लिखना है। सो द अमाउंट इज इक्वल टू p 1 plus r upon 2 into 100 to the power 2n, where r upon 2 is half yearly rate and 2n is the number of half years. And compound interest is equal to a minus p. compound interest का फॉर्मूला हमने देखा, ये a minus p होता है। अब ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरे a में से हमें p माइनस करना है। सो दिस माइनस p, अब p हम जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू बचेगी और -1। सो CI दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस p विच इज इक्वल टू p 1 plus r upon 2 into 100 to the power 2n minus 1. Now when R1, R2 and R3 are different rates for the first, second and third year, then अब यहाँ पे एक केस ये भी आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल चेंज हो रहा हो। पहले तो हमने 2 केसेस ऐसे देखे थे जिसमें ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया हो। नाउ द नेक्स्ट केस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज्ड एवरी ईयर and R1 is the rate of first year, R2 is the rate of second year and R3 is the rate of third year. Then amount will be P into 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100. यहाँ पे R1, R2, R3 के लिए कहा गया है, बट यदि इससे ज्यादा की वैल्यू भी आपको आती है तो आप यहाँ पे 1 plus R4 upon 100, 1 plus R5 upon 100 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। So the formula of amount when the rate of interest are different, in this case A is equal to P 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 and CI that is compound interest is equal to A minus P. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना। एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम दिस होल टर्म, जब हम इस पूरी टर्म में से P सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस P लिखेंगे। अब ये एक पूरी सिंगल टर्म होगी और यहाँ पे P एक सिंगल टर्म होगी। जब हम दोनों P कॉमन निकालेंगे इस टर्म में क्या रिमेनिंग बचेगा, 1 plus R1 upon 100, 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 माइनस यहाँ पे सिर्फ P था जो कि कॉमन आ गया, इसलिए अंदर क्या बचेगा, -1. Now come to the exercise 8.3. The first question is calculate the amount and compound interest on rupees 10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually. आपको यहाँ पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि A और CI दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द प्रिंसिपल P is equal to rupees 10,800, time that is 3 years, n equal to 3 years and rate of interest R is equal to 12.5
परसेंट पर एनम। यहाँ पे रेट जो है वो भी पर एनम में गिवन है और आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो गिवन P is equal to rupees 10,800 and value of N is 3 years and R 12.5% per annum. When we solve this 12.5, 12 2s are 24, 24 plus 1, 25 by 2% per annum. So the amount A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power N. Now put all the values in the formula. P equal to 10,800, 1 plus R, value of R is 25 by 2 into 100 and the value of N is 3. Now when we solve this terms, 10,800 as it is, 25 and 100 will be cancelled, 25 1s are 25, 25 4s are 100, so 4 2s are 8. This term will become 1 by 8, but when we add 1 to 1 by 8, we get 9 by 8. 1 by 8, 8 1s are 8 plus 1, 9 by 8 to the power 3. So it is equal to 10,800 into 9 by 8 into 9 by 8 into 9 by 8. यहाँ पे 9 by 8 to the power 3 है, इसलिए हम इसका 3 times into करेंगे। जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करके रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर वी गेट 4,92,075 upon 32, and when we divide this number by 32, we get amount is equal to rupees 15,377.34. And when we subtract principal, that is rupees 10,800 from this amount A, we get compound interest. यहाँ पे आप जब इस अमाउंट की वैल्यू 15,377 निकली है, इस अमाउंट में से जब आप इस प्रिंसिपल यानी कि 10,800 को माइनस कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज calculate the compound interest and amount on rupees 62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। अब यहाँ पे आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम में गिवन है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है। हाफ ईयरली के केस में हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें कि रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन we will take P as rupees 62,500 rupees and N is equal to 1.5 years is given. When we solve this 1.5, we get 2 1s are 2 plus 1, 3 by 2 years per annum compounded half yearly. So we will multiply by 2. मैंने आपको बताया था जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन होता है टाइम डबल हो जाता है, तो टाइम में हम 2 का इनटू कर रहे हैं। When we multiply by 2, we get 3 by 2 into 2. 2 and 2 will be cancelled, so it will be 3 half years. And our rate is equal to 8%, but we will divide it by 2 because we are calculating half yearly. So 8 by 2%, that is 4% half yearly. Now amount formula is P into 1 plus R upon 100 to the power N। अब यहाँ पे हमने यही इस टर्म्स को सॉल्व कर लिया है। N को 2 का इंटू करके 3 में कन्वर्ट कर दिया है और R को 2 से डिवाइड करके 4 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमें फॉर्मूला सेकेंड वाला यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो वाली कैलकुलेशन यही कर दी है। So we will apply the first formula, that is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power N. Now put the values. The value of P is 62,500, R equal to 4 and N equal to 3. And when we solve this further, 4 upon 100, that is 1 upon 25. 1 upon 25, 25 ones are 25 plus 1, 26 by 25 cube. Now 62,500 as it is into 26 by 25, 26 by 25 into 26 by 25 because the power is 3. And when we solve this further, we get 4 into 26 into 26 equal to 70,304.
Hence the amount, that is total money paid, is equal to rupees 70,304 and compound interest which is equal to A minus B. Now A minus B, that is 70,304 minus 62,500 which is equal to rupees 7,804. So the amount is equal to rupees 70,304 and compound interest is equal to rupees 7,804 rupees. Students, here we have solved some question based on compound interest. In our next video class, we will continue this exercise. Till then, take care. Thank you.